सतत शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सतत शिक्षा के क्षेत्र, स्कोप ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। सतत शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के अंतर्गत हम देखेंगे। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार कुछ राष्ट्रीय लक्ष्य की घोषणा की गई, जिसमें निरक्षरता को कम करना, गरीबी को दूर करना, संस्कृति का संरक्षण, महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना, लघु परिवार तथा पर्यावरण के प्रति सचेत रहने को कहा गया। तो नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार कुछ घोषणा की गई थी राष्ट्रीय लक्ष्य के संबंध में, जिसमें निरक्षरता को कम करना, गरीबी को दूर करना कि कैसे गरीबी को दूर किया जाए, साक्षरता प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए, निरक्षरता को कम कैसे किया जाए, जो हमारी संस्कृति है उसका संरक्षण कैसे हो, महिलाओं को समान अवसर कैसे प्राप्त हो। तो इस 1986 शिक्षा नीति के अंतर्गत यह बताया गया था। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे अनुसंधान एवं नवीन खोजों के आधार पर संदर्भित ग्रंथ एवं पाठ्य सामग्रियों का निर्माण करना। तो रिसर्च के द्वारा, रिसर्च क्या होता है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति रिसर्च द्वारा हम करते हैं। रिसर्च के आधार पर रेफरेंस बुक्स और सिलेबस, लर्निंग कंटेंट का निर्माण करना होता है। इसके मुख्य उद्देश्य में यह है कि रिसर्च के आधार पर ही रेफरेंस बुक और जो भी पाठ्य सामग्री है, जो भी कंटेंट है, उसका निर्माण रिसर्च के आधार पर होगा। ज्ञान अर्जन एवं सीखने संबंधी वातावरण का सृजन कर व्यक्तियों की कार्य क्षमता तथा कुशलता का विकास करना। तो ऐसा वातावरण बनाना जिससे वो कुछ अलग सीख सकें, उनकी कार्य क्षमता का विकास हो सके, कुछ ऐसे लर्निंग एक्टिविटीज को लाना जिससे उनके कार्य क्षमता व कुशलता का विकास हो सके। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना जो शैक्षिक उपलब्धियों एवं शोध परिणामों को जन जन तक पहुंचाने में उपयोगी है। तो सिलेबस का निर्माण हो, ऐसे कंटेंट बने जिससे क्या हो, जन जन तक यह पहुंच पाए, जन जन तक पहुंच जाने वाले पाठ्यक्रम है। आगे देखते हैं। सतत शिक्षा केंद्रों पर चर्चा मंडल, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बौद्धिक चर्चाएं एवं मनोरंजन से संबंधित आयोजनों का प्रोत्साहन देना। तो डिस्कशन, प्लेइंग एक्टिविटीज, कल्चरल प्रोग्राम्स, इंटरटेनमेंट से संबंधित जो भी आयोजन हो सकता है उनको प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में रुचि ले सकें। तो ऐसे आयोजनों का यही उद्देश्य है कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करें और सीखें। केंद्रों के माध्यम से ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिससे समाज के उपेक्षित, दलित, सुविधा विहीन एवं महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रमों को सुविधा युक्त प्रस्तुत किया जाता है। तो जो दलित हैं, सुविधा विहीन हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसे कार्यक्रमों को उनकी सुविधा अनुसार प्रस्तुत किया जाता है, और जिससे क्या हो, इसमें उत्थान हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछड़े लोग हैं वो इससे जुड़े और ऐसा वातावरण निर्मित हो जिसमें कोई भेदभाव ना हो,
महिलाओं का भी उत्थान है, महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो इस शिक्षा के अंतर्गत, सतत शिक्षा के अंतर्गत यह उद्देश्य है कि कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर बनाया जाए। अगला है, देखते हैं, विभिन्न विकास एवं माध्यमों हेतु ऐसे कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना जिससे सभी से अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो सके और उसका लाभ संबंधित व्यक्ति को प्राप्त हो सके। तो विभिन्न माध्यमों द्वारा कैसे कार्यक्रमों को हम प्रस्तुत करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ प्राप्त कर लें और उनका विकास हो सके। व्यक्ति एवं समाज के विकास के लिए चल रहे जन शिक्षण के कार्यक्रमों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना। तो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए जो उनके उत्थान के लिए शिक्षा दी जा रही है, तो उनके लिए क्या-क्या प्रोग्राम्स लाएं जन शिक्षण के उत्थान के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे शिक्षित हो, हाँ, जन कैसे शिक्षा प्राप्त कर ले। तो इसके लिए ये सतत शिक्षा के अंतर्गत कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं। देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायता प्रदान करना। अब जनसंख्या वृद्धि के लिए, जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाए, इसमें हम सतत शिक्षा के अंतर्गत इसको एक जनसंख्या वृद्धि पर रोक कैसे लगाया जाए, जनसंख्या से संबंधित शिक्षा उनको दी जाती है। पिछड़े वर्गों की शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान कर उनका बौद्धिक विकास करना। जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग जो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, जिनकी पीढ़ियां शिक्षा के पहुंच तक नहीं आ पाई हैं, तो उनका बौद्धिक विकास कैसे हो, यह सतत शिक्षा के अंतर्गत हम देखेंगे। व्यक्तिगत विकास, शारीरिक क्षमताओं में निरंतर वृद्धि का अवसर प्रदान करना, सामाजिक राजनीतिक चेतना का विकास करना। व्यक्तिगत विकास कैसे हो, शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि कैसे हो, उसके लिए विभिन्न अवसर प्रदान करना, सामाजिक राजनीतिक चेतना का विकास करना, इस शिक्षा के अंतर्गत हम जानेंगे। सतत शिक्षा के क्षेत्र क्या है? स्कोप ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इसमें पहला है जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा, पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है? जनसंख्या की वृद्धि के कारण और प्रभाव आदि के बारे में शिक्षा में विचार किया जाता है। सीमित बच्चे सुख के आधार से अवगत कराया जाता है। तो पॉपुलेशन एजुकेशन, जनसंख्या वृद्धि ना हो, कम जनसंख्या कैसे हो, यह सब सतत शिक्षा के अंतर्गत विचार किया जाता है। दूसरा है दूरस्थ शिक्षा। सतत शिक्षा में दूर शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जो रेडियो, टेलीविजन, ग्रहों द्वारा सामान्य जन तक पहुंचाई जाती है। मनुष्य द्वारा घर पर ही शिक्षा प्राप्त करने की खोज ने दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा को जन्म दिया है। तो दूरस्थ शिक्षा क्या होता है, यह हम शिक्षा के अंतर्गत, या दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत हम जानेंगे। जैसे पत्राचार कोर्स इसके अंतर्गत आते हैं। पत्राचार कोर्स क्या? निरौपचारिक शिक्षा, नौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। डिस्टेंस लर्निंग, रेडियो, टेलीविजन द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ये हम लोग पहले की क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में भी देश के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए शिक्षा सतत शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसके लिए गोष्ठियों, समितियों तथा कार्यशाला का आयोजन एवं रेडियो तथा टेलीविजन के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यक्रमों के
प्रसारण का आयोजन किया जाता है। तो हेल्थ एजुकेशन कैसे दी जाए? सेमिनार द्वारा, वर्कशॉप बनाकर, या रेडियो से, आप लोग रेडियो से भी आप सुनते हैं, विशेष सुविधाओं को, विशेष सूचनाओं को आप रेडियो टेलीविजन के माध्यम से सुनते हैं। अगला देखते हैं क्या है। स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा, इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे आपकी शिक्षा है, आपकी शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? स्कूली शिक्षा। इसमें क्या होता है? छात्रों की आयु, रुचियां तथा क्षमताओं के अनुसार अनेक विषयों की शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। तो इसके अंतर्गत डिफरेंट एज पे डिफरेंट एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है, जैसे आप अपनी शिक्षा को देखते हैं। समाज में अग्रणी बनाने की शिक्षा क्या होती है? समाज में की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए कैसे आगे आए, इसके संदर्भ में भी सतत शिक्षा में व्यवस्था की गई है। सतत शिक्षा में युवकों में समाज सेवा की भावना का संचार करने तथा देशभक्ति की भावना जागृत करने वाली संस्थाएं आती हैं, जैसे स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, ये सब आप देखते हैं। इन सभी प्रोग्राम से युवकों में देश सेवा की भावना, समाज सेवा की भावना जागृत होती है। कृषि शिक्षा, कृषि शिक्षा में क्या होता है? कृषि विकास के संबंध में शिक्षा देना सतत शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। अनेक संस्थाओं के माध्यम से किसानों को उन्नत बीजों, अधिक उत्पाद बनाने वाली तकनीकों तथा कृषि उपकरणों के संबंध में जानकारी दी जाती है। तो कैसे हम अधिक उत्पाद पाएं, उन्नत बीज कैसे हो, तो क्या क्या उपकरण हम यूज कर सकते हैं, तो इन सभी तकनीकी, कृषि से संबंधित जो तकनीकी सुविधाएं हैं, उपकरण हैं, इसकी जानकारी शिक्षा के अंतर्गत दी जाती है। आगे देखते हैं पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा क्या है? पर्यावरण के संबंध में शिक्षा। सतत शिक्षा में पर्यावरण के संरक्षण तथा प्रदूषण की समस्याओं को हल करने के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा को भी रखा गया, कैसे संरक्षण करें, प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं, सफाई कैसे रह सकती है पर्यावरण में, वातावरण में, तो इस शिक्षा के अंतर्गत जानते हैं। मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य बहुत ही आवश्यक है सभी के लिए, या सतत शिक्षा हो या कोई भी शिक्षा हो, उसमें मानवीय मूल्यों को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना मानवीय मूल्यों के नैतिकता का विकास नहीं हो सकता, नैतिक मूल्य नहीं आ सकते। यह मानवीय मूल्य ही नैतिकता का क्या है? आधार है। तो नैतिक शिक्षा के विकास के लिए मानवीय मूल्यों के बारे में ज्ञान तथा उसके अनुसार आचरण करने को सिखाया जाता है। यह जानकारी शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। तो शैक्षिक प्रोग्राम्स बना दिए गए, या कोई भी आप मानवीय मूल्य आप कहाँ से सीखते हैं? अब विभिन्न तरह के प्रोग्राम देखते हैं, चाहे टीवी पे हो या फिल्मों द्वारा भी देखा जाता है, मानवीय मूल्यों को बताया जाता है, या समाज में देख सकते हैं। तो इन मूल्यों का निर्धारण कैसे हो, या सतत शिक्षा द्वारा जाना जाता है। सतत शिक्षा में इस नैतिक मूल्यों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है उद्योग। उद्योग के संबंध में क्या? ये भी सतत शिक्षा का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कुछ तकनीकी शिक्षा से संबंधित ज्ञान दिए जाते हैं, जैसे उच्च तकनीकी शिक्षा से संबंधित अनेक प्रशिक्षण संस्थान भारत में खोले गए हैं। व्यक्तिगत एवं सरकारी संस्थान प्रतिवर्ष बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंप्यूटर सिस्टम,
तथा अंशकालिक तथा पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करते रहते हैं। तो ये हो गए। सतत शिक्षा के अंतर्गत हम विभिन्न क्षेत्रों को देख रहे हैं, वो क्यों निर्धारित किए गए? क्योंकि सतत शिक्षा के अंतर्गत वे सभी युवक गौण आते हैं जिनकी किसी कारणवश शिक्षा पूरी न हो, शिक्षा पूरी नहीं हो पाई या किसी कारणवश बीच में ही शिक्षा रुक गई या शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों के लिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। तो इसमें क्या ज़्यादातर इसमें वर्क करने वाले लोग हैं और पारिवारिक जीवन वाले हैं, तो इनके जीवन में कैसे परिवर्तन आए, वह अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, इस शिक्षा के अंतर्गत वे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसी परिदृश्य को देखते हुए सतत शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र हैं जो उनके लिए उपयोगी हैं, जैसे जनसंख्या शिक्षा के बारे में, दूरस्थ स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूली शिक्षा, समाज की सेवा हेतु शिक्षा, देश की सेवा हेतु शिक्षा, कृषि शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, मानवीय मूल्य और ये उद्योग। तो इन सभी क्षेत्रों का हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं इस सतत शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, आज की क्लास यहीं में देते हैं। थैंक यू।